तो मैं फिर से एक बार एक नए शानदार चैप्टर के साथ मैं उपस्थित हूँ, जिसका नाम है द स्लीपिंग पोर्टर। और ये जो कहानी होगा बड़ा मज़ेदार आज का कहानी होगा। ये कहानी एक कुली के बारे में बताया गया है। ये कुली जो होता है अपने ज़िंदगी में कितनी कठिनाइयाँ का सामना करता है और हम सबों को सामान को उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के चला जाता है। तो ये कहानी जो है एक सबसे बेहतरीन राइटर बहुत अच्छे वो लेखक होते हैं जिनका नाम होता है लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। तो लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के बारे द्वारा ये कहानी जो है, कविता जो है, ये लिखा हुआ है। और जो कि ये रहने वाले हैं नेपाल का। ये रहने वाले कहाँ का है? नेपाल। इनका जन्म काठमांडू में हुआ है। और किस दिन हुआ है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनका जन्म जो होता है ना, लक्ष्मी पूजा जो होती है हम लोगों का दीपावली में जो मनाया जाता है, लक्ष्मी पूजा के रात के दिन इनकी जन्म होता है। तो ये एक बहुत शानदार जो कविता है जिसका नाम है द स्लीपिंग पोर्टर। इसके बारे में थोड़ा क्या तत्व है, जानकारियां हैं, ये इसके बारे में इस कविता में हम देखते हैं कि इस कविता के द्वारा हमारे जो लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा साहब जो हैं क्या बताने की कोशिश की है इस कविता के माध्यम से। आइए देखते हैं इस कविता में। और बड़ा शानदार कविता है, देखिए बड़ा मजा आएगा। कहता है कि द पोएम स्लीपिंग पोर्टर हैज बीन रिटन बाय लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। ये जो कविता होता है एक नेपाल के सबसे बेहतरीन कवि जिसका नाम होता है लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, जिन्होंने इस कविता को लिखा। ठीक है, आगे देखता हूं। ही वॉज बॉर्न इन काठमांडू नेपाल। और इनका जन्म कहां हुआ है? काठमांडू नेपाल में हुआ है। और कब हुआ है? ऑन द नाइट ऑफ लक्ष्मी पूजा, है ना, लक्ष्मी पूजा के रात्रि में इनका जन्म हुआ है ना। और देखता हूं, कहते हैं कि ही ऑब्टेन द बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री इन यूनिवर्सिटी इन पटना। देखेंगे इनका जो शिक्षा दीक्षा जो होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, इन्होंने कहां से कंप्लीट किया? तो पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री जो है ना इन्होंने प्राप्त किया। आइए देखते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री जो होता है ये कब किए? तो ये जो इन्होंने किया 1929 में, 1929 में इन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स जो होता है इन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से प्राप्त किया। इसके बाद देखता हूं, द पोएम डिस्क्राइब द हार्ड लाइफ। ये जो कविता होता है वर्णन करता है, व्याख्या करता है किसके बारे में? तो एक बड़ा कठिन जिंदगी के बारे में, हार्ड जिंदगी के बारे में ये वर्णन करता है। कवि जो होते हैं बताने की कोशिश करते हैं, एक गरीबी के बारे में बताते हैं, एक साहस के बारे में बताते हैं, कॉरेज जिसको बोलते हैं, और एक डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प। जो इंसान अपने जिगरा में, अपने मन में, अपने तन में जब ये एक दृढ़ संकल्प ले लेता है ना, तो जिंदगी का कोई भी चीज को हासिल कर सकता है। तो कहा जाता है ना कि इस कविता में द पोएम प्रेजेंट ए पुअर पोर्टर हु वर्क इन द माउंटेन। एक कविता के माध्यम से जो हमारे कवि हैं ये बताने की कोशिश करते हैं क्या कि यहां पर देखेंगे ना, डिटर्मिनेशन के बाद द पोएम प्रेजेंट अ पुअर पोर्टर। ये जो कविता होता है एक पुअर पोर्टर के बारे में बताया गया। पोर्टर का मतलब क्या होता है? कुली होता है। एक पुअर कुली के बारे में बताया जाता है। हु वर्क इन द माउंटेन, जो कि वो काम कहां करता था? तो पर्वतों पर ये काम करता है। देखेंगे यहां पर द पोर्टर कैरी हैवी लोड इन द डिफिकल्ट स्नोई माउंटेन। और ये पोर्टर जो होता है ये बहुत बड़ा बड़ा भारी भारी सामान को उठा करके पर्वत पे लेकर के जाता है, और पर्वत पर बर्फ भी गिरी रहती है। ये तमाम चीज उस कठिनाइयों के बीच में वो काफी संघर्ष करके बर्फ के ऊपर और पहाड़ों के ऊपर ये बहुत भारी भरकम सामान लेकर के क्या करता है? जाने की कोशिश करता है। देखेंगे टू पोर्टर हिज फैमिली। और ये काम किसके लिए करता है? तो बेचारा देखिए एक गरीब आदमी जो होगा ना वो अपने परिवार को पोषण करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए ये काम को करता है। तो ये जो कुली होता है इतना भारी भारी भरकम जो बैग होता है, लगेज होता है, इसको उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाता है। कब? तो ये नेपाल के पर्वतों पे, है ना। नेपाल के पर्वत आपको पता ही होगा कितना स्निफ होता है, टफ होता है उस पर चढ़ना। और उस पे ये चढ़ करके और इंसान के सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाने के बेचारा कोशिश करता है। आप देखेंगे इस दौरान वो बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करता है। क्या क्या करता है ये देखता हूं इस कविता के माध्यम से। कहता है ना कि या आप देखेंगे इस कविता के माध्यम से, ही कैरी 25 किलो लोड ऑन हिज बैक। बाबू ये चीज बताया गया है कि जब भी वो बेचारा कुली होता है 25 किलो वजन अपने पीठ पर लेकर के उस बर्फीले पहाड़ पर चढ़ता है और वहां से एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान को लेकर के जाने की कोशिश करता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे
एंड क्लाइंब अबाउट द 6 माइल, और कितने दूर तक, तो 6 माइल के दूरी तक ये जाता है उस भारी भरकम सामान को लेकर के। कहता है कि थ्रू द स्नो इन विंटर, कब, तो जब बर्फ की चादर से पर्वत घेरी हो, और उस समय ये सामान भारी भरकम लेकर के वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाने की कोशिश करता है। देखेंगे यहाँ पे द हैवी लोड बेंड हिज बैक, और ये जो बहुत ज्यादा वजन जो होता है ना, और उसके चूंकि 25 किलो के लगभग उसके पीठ पे वजन होता है, तो उस वजन के कारण जो इसका शरीर होता है, ये देखिए कहता है इसमें कि द पोर्टर बॉडी इज वेरी लीन एंड थिन, वो बहुत पतला दुबला था और वेरी वीक, कमजोर भी था ये। इसके बाद स्टिल ही डज नॉट गिव अप, और कमजोर होते हुए भी, पतला दुबला होते हुए भी इन्होंने अपने काम को कभी नहीं छोड़ा, अपने काम को करा। क्यों किया भैया? क्योंकि यही काम से उसका पूरा परिवार पालन पोषण होता था, चलता था। कहता है कि कंटिन्यू क्लाइंबिंग एंड चैलेंज द डिफिकल्ट ऑफ नेचर, और ये जो होता है ना लगातार चढ़ाई करते रहता है, नेचर को करते रहता है। देखेंगे यहाँ पे नेचर, द पोर्टर जो होता है, पोर्टर वियर अ डर्टी ब्लैक कैप, और ये पोर्टर जो होता है ना वो कैसा टोपी, एक टोपी पहनता है। आप नेपाल में जब जाएंगे तो नेपाल के जनता को देखेंगे या फिर जो भी वहां काम करने वाला होता है, वो अक्सर नेपाली लोग ना काला तरह का टोपी वो पहनते हैं, या फिर रंगीन टोपियां होते हैं, उस तरह की टोपी इन लोग पहनते हैं। तो उसका जो पोर्टर जो था, कुल्ली जो था, उसका टोपी कैसा था, तो ब्लैक कलर का था, है ना। देखेंगे ब्लैक कैप्स था उस पे, और स्टेन था, स्टेन माने दाग धब्बा था, किस चीज का था, पसीना का, स्वेट, स्वेट मतलब पसीना। जो टोपी पहना था वो काला कलर का था, और जिसकी वजह से उस पे एक धब्बा जैसा दिख रहा था, मतलब किस चीज का, पसीना का, व्हाइट व्हाइट टाइप पे ऐसा उसके सर पे उस टोपी में दिख रहा था। ठीक है, आगे देखता हूं इसमें और क्या बताया गया है। हिज लिविंग कंडीशन आर वेरी पुअर, उसका जो रहने की जो शैली था, उसके जो दिनचर्या था, लाइफ स्टाइल जो रहने का था, ये पोर्टर का बहुत खराब था, क्योंकि वो बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, जिसकी वजह से उसका जो वेशभूषा था, उसका पहनावा जो था वो बहुत अच्छा नहीं था। इसके बाद देखेंगे क्या कहता है, कंडीशन आर वेरी पुअर, हिज बॉडी इज डिस्क्राइब एड वीज, उसका शरीर जो था ना बहुत पतला दुबला था, मानो जैसे उसके शरीर की एक एक हड्डियां को, फसली को गिनी जा सकती थी। इस कविता के माध्यम से डिस्क्राइब एज द वीक, इस कविता में बहुत वो कमजोर होता है। इसके बाद कहता है बट ही हैज द ग्रेट कॉरेज, लेकिन उस कूली के अंदर बहुत बड़ी साहस थी। क्या साहस था भैया, कॉरेज क्या था, एंड स्ट्रेंथ, उसके अंदर शक्ति भी था। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, शक्ति, साहस, शक्ति। क्यों ना, क्योंकि जो पहाड़ी आदमी होते हैं ना, उनके पास हिम्मत होता है, उनके पास साहस होता है। तो एक कमजोर होते हुए भी इन्होंने क्या किया कि पर्वत को क्रॉस करता था। क्या चीज लेकर के, तो भारी भरकम सामान को लेकर के पब्लिक का, और एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करता था। फिर भी कमजोरी के कारण वो परवाह नहीं करता था इस चीज को। देखिए कहता है क्या, हिज फिजिकल कंडीशन शो द सफरिंग ऑफ द पुअर वर्किंग मैन। देखिए उसका फिजिकल कंडीशन जो था, उसका फिजिकल जो उसका जो शारीरिक बनावट जो थी, ये बहुत अच्छा नहीं था, एकदम गरीबी के जैसा, कमजोर, एकदम पतला दुबला, उस तरह का उसका कंडीशन था, है ना। वाइल क्लाइंबिंग, जब भी वो पर्वत पे चढ़ता था, हिज हार्ट बीट्स रैपिडली, यानी कि उसका जो दिल की धड़कन जो थी बहुत जल्दी जल्दी, मतलब क्या होने, पंपिंग करने लगता था। कोई भी इंसान जब पहाड़ की चढ़ाई जब करता है ना, तो हांफने लगता है, थक जाता है। तो ऊपर से ये जो नेपाली जो बेचारा ये कुल्ली था, पोर्टर जो था, सामान ऊपर से 25 किलो इसके सर पीठ के पीछे वजन था, जिसके कारण इसको चढ़ाई करनी थी। और चढ़ाई करने के दरमियान ये क्या करता था, काफी कष्ट में आ जाता था, हांफने लगता था, है ना, थक जाता था। कहता है इसमें बट यहां पर देखेंगे बीट रैपिडली एंड ही बिकेम टायर्ड एंड ब्रेथलेस, वो बेचारा थक जाता था और ब्रेथलेस यानी कि लंबी लंबी सांसें लेने लगता था। क्यों नहीं, पहाड़ पे जब आप चढ़ाई करेंगे तो आप अक्सर देखते होंगे, पहाड़ पे जब चढ़ाई जब करेंगे आप ऐसे, तो चढ़ाई करने के बाद इंसान का थोड़ा टाइम के लिए सफोकेशन होने लगता है, यानी दम फूलने लगता है। तो उसी के साथ वैसा ही किसके साथ हुआ थी, कुल्ली के साथ हो रहा था। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे एट द टॉप ऑफ द माउंटेन, जब ये पर्वत के सबसे ऊंची शिखर पर चढ़ता है, तो देयर इज ए स्मॉल हट, वहां पर एक छोटा सा झोपड़ी होता है। जब पर्वत की चढ़ाई ये करता है तो ऊंची जब चढ़ाई कर लेता है ना, तो वहां पर एक छोटा सा कुटिया होता है, यानी कि छोटा सा झोपड़ी होता है, हट होता है। वेयर हिज सन इज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, जहां पर इसका बच्चा जो है ना ठंड के मारे क्या कर रहा था, कांप रहा था, और भूख के मारे भी कांप रहा था।
है ना, भूख के मारे व्याकुल था और ठंड के मारे कांप रहा था। देखेंगे सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड हंगर, उसका बेटा जो था भूख के मारे तड़प रहा था और ठंड के मारे कांप रहा था। वहां पे किस चीज में, तो कुटिया के पास। कहता है यहाँ पे हिज वाइफ, इसकी औरत जो होती है, सर्च फॉर प्लांट एंड वाइन्स, प्लांट एक कुछ बूटी वाला पौधा जो होता है, पर्वत पे जाएंगे तो इन लोग का पास क्या होता है, कुछ दवाइयां वगैरह जो पौधा जो होता है उसी को इन लोग खा करके और कुछ अपने सेहत को शरीर रखता है, पेट उट को भरने का काम करता है। और वाइन, वाइन का मतलब होता है अंगूर की लताएं, उसको सर्च करते रहती है। कौन, तो वो महिला है ना। इसके बाद देखेंगे इस कविता के माध्यम से बताता है वाइन फॉर फूड, किस चीज के लिए, तो भोजन के लिए उसको ये करते हैं। देखेंगे यहाँ पे दिस सो डैट, इस कविता के माध्यम से ये बताता है ये क्या, कि द पोटर वर्क वेरी हार्ड, मतलब ये कुली जो है ना बाबू, बहुत ज्यादा करीब से और बहुत कष्ट के रूप में ये काम को करता है। कहता है बिकॉज, क्योंकि हिज फैमिली डिपेंड ऑन हिम, कहता है कि इनका परिवार जो है ना इसी पोटर पे डिपेंडेंट था। यदि ये कुली अगर काम नहीं करता तो इसका परिवार जो होता ना खाने के बगैर मरने लगता। तो एक इंसान जो घर का मुखिया जो होता है, आप देखे होंगे अपने भी घर में कि एक आदमी कमाने वाला होता है, अगर कोई एक ही पर्सन हो कमाने वाला, अगर उसके साथ अगर कुछ हो जाए तो पूरा का पूरा परिवार क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। ठीक उसी प्रकार ये जो आदमी है ना अपने आप को पूरी तरह से डेडिकेट कर दे रहा है काम के प्रति, और डेडिकेट करने के बाद और जितने भी इसका फैमिली है दे ऑल आर डिपेंडेंट ऑन हिम, सारा का सारा इसी पे क्या है, डिपेंड हुआ है सब बाबू। ठीक है, कहता है यहां पे द पोटर इज कॉल्ड द हीरो ऑफ माउंटेन, इस कविता में पोटर कुली को पर्वत का हीरो बताया गया। क्यों ना, क्योंकि ये कमजोर होते हुए भी ये पर्वत को क्रॉस कर लेता है। किस चीज पे, तो पीठ पे वजन लेकर के 25 केजी, और काफी दूर तक ये सफर को करता है। बताइए एक नॉर्मल इंसान उतना सब ये सामान को लेकर के पर्वत पे चढ़ाई नहीं कर सकता है, लेकिन एक लीन एंड थीन कमजोर दुबला पतला इंसान जो होता है वो कुली वो सामान को लेकर के आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है। इसके बाद देखिएगा इसको क्या कहा गया है कवि के द्वारा, ये हीरो होता है पर्वतों का, माउंटेन एंड द कनकेयर, कनकेयर का मतलब होता है विजेता, है ना, और पर्वत का विजेता भी होता है। क्यों नहीं, पर्वत की चढ़ाई कर लिया, अपनी मकसद को पूरा कर लिया, सामान को यहां से वहां पहुंचा दिया, तो भैया ये हीरो नहीं तो और क्या हो सकता है। देखेंगे यहां पे कहता है कि बिकॉज ही फेस स्नो, और पर्वत चढ़ाई करने के दरमियान ये क्या क्या सामना करता है, तो ये सामना करता है स्नो बर्फ का, ये ठंड का सामना करता है, कोल्ड और हंगर, हंगर का माने भूख, ये तमाम चीज ये पर्वत चढ़ाई करने के दरमियान इसे फील होता है। कहता है फिजिकल वीकनेस और शारीरिक थकावट जो होता है ना सबसे ज्यादा, एक नॉर्मल इंसान जब पहाड़ पर चढ़ाई करता है तो क्या क्या का सामना होता है, प्यास लगेगी, भूख लगेगा, थक जाते हैं, शरीर से बहुत ज्यादा पसीना चलने लगेगा और तमाम चीजें, और पसीना चलता है तो और क्या होता है, शरीर से अलग तरीके के गंध आने लगता है, खट्टा खट्टा जैसा आदमी का शरीर जो होता है ना स्मेल करने लगता है। तो इस कविता के माध्यम से कवि बताते, कहता है बट लेकिन, कहते हैं यहाँ पे कंटिन्यू हिज वर्क, लगातार काम करने के दौरान ही इज रिप्रेजेंट द कॉरेज एंड डिटर्मिनेशन, ये अपने आप को किस चीज में दिखाते हैं, तो कॉरेज अपनी साहस को परिणाम देता है। यही साहस के बारे में बताते, वो कितना साहसी था वो आदमी कि इतना ज्यादा कठिनाइयों का सामना करते हुए भी उन्होंने पर्वत की चढ़ाई की, और लास्ट में पर्वत की चढ़ाई कर लेता है और बेगर थके हुए, बेगर डरे हुए, एकदम साहस से उस बर्फीले पर्वत पे, उस ठंड वाले मौसम में वो पर्वत पे क्या करता है, सामान को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाने की कोशिश करता है। देखेंगे और क्या कहता है यहाँ पे, कहता है ऑफ द पुअर एंड पीपल, ये एट नाइट आफ्टर कंप्लीटिंग हिज डिफिकल्ट वर्क, ये अपना शानदार एक डिफिकल्ट काम को निवारण करने के बाद ये क्या करता है, वर द पोटर फॉल इनटू द डीप स्लीप। अब ये पोटर जो होता है ना, कोई भी आदमी अगर काम करेगा, पर्वत की चढ़ाई करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो थकेगा, और थकने के बाद वो जो कुली होता है एक स्थान पर जाकर के रात में बहुत गहरी नींद में सोता है वो, मतलब ऐसा उसे लगता है ना कि वो अपना दुनिया का सबसे बेहतर काम को निपटारा कर दिया। देखिए इस कविता में क्या कहता है कि द पोटर फॉल इनटू द डीप एंड द पीसफुल स्लीप, एकदम आसानी से एकदम गहरी नींद में वो चला जाता है, थक जाता है, तब बहुत ज्यादा गहरी नींद में चला जाता है थकने के दरमियान। कहता है क्या कि हिज पीसफुल स्लीप इज द रिवार्ड फॉर द हार्ड वर्क, वो जो शांति से सोता है ये, तो इसका किस चीज का ये एग्जाम्पल दे रहा है कवि, तो ये कहता है ना कि जितना इन्होंने संघर्ष किया,
जितना इन्होंने मेहनत किया उसी का रिवार्ड है, इसका पुरस्कार के रूप में इसको मिल रहा है। और वही पुरस्कार के रूप में ये जो पोटर होता है, कुली जो होता है, गहराई से एकदम गहरी नींद में सो जाता है। क्यों ना? क्योंकि वो पूरी तरह से क्या हो गया है, थक गया है। देखिए कहता है क्या, एंड यहाँ पर रिवार्ड फॉर द हार्ड वर्क एंड द सफरिंग, सफरिंग यानी कि जो ग्रसित है वो कवि हमारा पोटर जो ग्रसित है और थक करके वो गहरी नींद को लेता रहता है। यानी कि इस कविता में बताया गया है कि कुली जो होता है ना, बड़ा कठिनाई पूर्वक अपने काम को निपटारा करता है और अपने काम के बदौलत ये क्या करता है, उस पर्वत के बर्फीले पर्वत पे चढ़ाई कर लेता है। और ये चढ़ाई करने के बाद अपने लाइफ में बहुत सारा कठिनाइयों का सामना फेस करता है बेचारा। अब इस कविता में देखेंगे और भी कवि ने क्या बताया कि काफी ज्यादा शरीर से पसीने इसके निकलते हैं। पसीना निकलने के बाद और क्या होता है कि इसके शरीर से एक दुर्गंध आता है। कैसा? तो एक सल्फर खट्टा खट्टा जैसा, मतलब उसका शरीर से आता है। इसके शरीर में बहुत सारे जू भी रहते हैं, ढील वगैरह जो बोलते हैं ये भी रहता है। इसके बाद जो टोपी जो पहनता है ये कुली, उस टोपी का कलर कैसा, काला होता है। और वो काला टोपी जो है ना, दाग धब्बा उसमें लग जाता है। किस चीज की वजह से? तो पसीना जिसको शरीर से बहुत ज्यादा चल रहा था, जिसके वजह से इसके शरीर में क्या हो जा रहा था, दाग धब्बा इसके टोपी पर पड़ जा रहा था। देखिएगा इस कविता में बहुत सारी चीज को बताया गया। इनका एक बच्चा भी होता है, पर्वत पे एक झोपड़ी होती है, झोपड़ी में एक बच्चा इसका भूख और ठंड के मारे एकदम कांप रहा था। इधर इसकी पत्नी जो होती है क्या करती है कि खाना के इंतजार में कुछ लताएं काटती है और कुछ जड़ी बूटी का इंतजाम करते हैं। इधर कविता के एक और सेंट्रल पोयम ऑफ द आइडिया ऑफ द पोयम, इसमें देखेंगे क्या कहता है कि द पोयम टीचर्स दैट, ये कविता मुझे क्या सिखाता है, तो हार्डवर्क, कठिन परिश्रम, कठिन मेहनत अगर हम करेंगे, कॉरेज, साहस हमारे अंदर रहेगा और डिटर्मिनेशन, संकल्प अगर हमारे बीच में रहेगा ना, तो दुनिया के कोई चीज को आप फतह कर सकते हो, कोई चीज को आप जीत सकते हो, बशर्ते तुम्हारे अंदर साहस, हिम्मत और डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। कहता है यहाँ पे, हेल्प अ पर्सन फेस इवन द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टीज, कितना भी कठिनाइयां क्यों ना हो, अगर तुमने संकल्प ले लिया, डिटर्मिनेशन आपके अंदर हो गया, इसके बाद साहस अगर आपके अंदर हो गया, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें जीतने से रोक नहीं सकती है। कहता है यहां पे कि द पोटर मे बी द पुअर, पोटर गरीब तो जरूर था, एंड फिजिकली वीक, और शारीरिक रूप से कमजोर भी बहुत था वो बेचारा, बट ही इज द ट्रू हीरो, लेकिन वो सच्चा हीरो वही था। क्यों? कमजोर होते हुए भी, दुबला होते हुए भी, शरीर पे 25 किलो वजन लेते हुए भी, और शानदार पर्वत की चढ़ाई उसने करके ये साबित कर दिया कि मैं एक नेपाली किस चीज के लिए जाना जाता हूं, तो बहादुरी के लिए। वास्तव में ऐसे इंसान को सैल्यूट रहता है। इन्होंने एक बर्फीले पहाड़ को क्या कर दिया, फतह कर दिया, उस पर चढ़ाई कर लिया। इधर क्यों ऐसा काम किया इसने? अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने परिवार को देख रेख करने के लिए। ये बहुत जो रिस्की काम इसका था, इसने पूरा किया और पूरा करने के बाद अपने परिवार को लालन पालन करने के लिए ऐसा इन्होंने काम को किया और सफल भी हो गया। देखेंगे लास्ट में क्या कहता है, ही इज द ट्रू हीरो। ये जो कुली होता है ना, वास्तव में ट्रू हीरो होता है ना। द पोयम ऑल्सो मेक अस द रिस्पेक्ट द स्ट्रगल ऑफ हार्ड वर्किंग पुअर पीपल। देखिएगा इस कविता में हमें यही सीख मिलता है कि एक गरीब आदमी का संघर्ष ही उसे हीरो बनाता है। एक गरीब आदमी अगर अपने दिल से मेहनत नहीं करेगा, एक ईमानदारी पूर्वक काम नहीं करेगा, तो शायद वो दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकता। तो यही ये कविता में जो हमारे कवि होते हैं लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, जो कि वो क्या होते हैं, पेशे से एक बहुत अच्छे कवि राइटर होते हैं। इनका शिक्षा दीक्षा कहाँ से होता है, तो पटना यूनिवर्सिटी से होता है। और इन्होंने एक कुली की जो जिंदगियां जो कष्ट से भरी रहती है, उसके बारे में इन्होंने बताने की कोशिश किया। देखिए आप इस कविता के माध्यम से कुली बेचारा अपने परिवार को चलाने के लिए कितना कठिनाइयों का सामना किया, और लास्ट में वो थक हार करके और चढ़ तो जाता है, और चढ़ने के बाद उसको लास्ट में ये उम्मीद होता है कि चलिए मैंने अपने लाइफ का सबसे बेहतर काम किया, मैंने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम किया, यानी कि मैं अपने काम को बखूबी निभाया। कविता में यही होता है कि गरीब आदमी अगर सच्चे तन मन से काम करेगा तो जरूर सफल होगा, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है। इसीलिए हमें एक ईमानदारी पूर्वक, एक सच्चा तन मन से कुली के जैसा काम करना चाहिए, और अपने संकल्प के साथ, अपने दृढ़ संकल्प के साथ, अपने एक एम्बिशन के साथ अगर हम काम करेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत मुझे रोक नहीं सकती है। हमें एक कुली के जैसा नेक इरादा, पाक दिल, साफ
और कंसंट्रेशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ अगर हम काम को करेंगे तो अपने लाइफ में जरूर हम सक्सेस बनेंगे, जरूर सक्सेस बनेंगे। यही कविता का भावार्थ था। अगला बार फिर मैं मिलूंगा नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए फिर मिलेंगे।